पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। मैं बताने जा रहा हूँ इंदिरा गांधी के बारे में। वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी और काफ़ी सशक्त लेडीज थी और एक बार निर्णय लेने के बाद उसको कार्य रूप में लाने में वह महारत उसको हासिल था। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि चीन को धता बताकर इंदिरा गांधी ने कराया था सिक्किम का विलय। तो सिक्किम जो है भारत का राज्य बना था इंदिरा गांधी के प्रयास से और चीन उसको अपना भाग मानता था। वैसी स्थिति में चीन की एक न सुनी इंदिरा ने और सिक्किम को भारत में विलय कर दी। वह ऐसी सशक्त लेडीज थी। चूंकि उस समय सिक्किम चाइना जो है उस समय भारत से काफ़ी शक्तिशाली था। आज भी कहीं न कहीं जो है शक्तिशाली इंडिया से अधिक है और उस समय तो इंडिया से काफ़ी सशक्त और शक्तिशाली चाइना था। फिर भी उनकी बात को नहीं मानते हुए इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत में विलय कर दिखाया। यह जो है उसके सशक्तपन और उसके जो है आयरन लेडीज का यह जो है उसका सशक्तपन था और उसका जो है दृढ़ निश्चय था। ऐसा करके उन्होंने दिखा दिया और जो है इतिहास में अपने आप को अमर कर गई। हिमालय का रत्न कहा जाने वाला सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा गाथा है जिसमें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता, साहस और कूटनीतिक कौशल दर्ज है, जिसने इतिहास ही नहीं उपमहाद्वीप के भूगोल को भी बदल दिया। उन्नीस सौ 75 में चीन के विरोध के बावजूद 1975 में चीन के विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी ने सिक्किम का विलय भारत में कर दिया। जैसा कि अमेरिका के विरोध के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश को संप्रभु राष्ट्र के रूप में ग्लोब में जगह दिलाई। यानी वह किसी की नहीं सुनती थी। अपने जीत पर आ जाने के बाद वह जो है अमेरिका जैसे शक्तिशाली और चीन जैसे शक्तिशाली देश का भी नहीं सुनती थी। सिक्किम का सामरिक महत्व देखिए। सिक्किम को जो है भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा इसकी शान है। युमथांग घाटी यानी फूलों की घाटी, युमथांग घाटी, गुरुदोंग मार और तोसोंग गो जैसी झीलें और तीस्ता नदी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य वह सिक्किम है, जहां 2016 में पूरी तरह से जैविक खेती होती है। खोंग चेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, खोंग चेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, दुर्लभ प्रजातियों जैसे हिम तेंदुआ, लाल पंडा का घर है। इनकी राजधानी गैंगटॉक पर्यटकों के लिए बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय है। लेकिन सिक्किम का सबसे बड़ा महत्व सामरिक है।
इस तरह से इसका सामरिक महत्व है कि यह नेपाल, भूटान, तिब्बत और पश्चिम बंगाल से घिरा है। नाथुला दर्रा भारत और चीन के व्यापार और रणनीति का केंद्र भी है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सिक्किम की सीमा पर भारत की चौकसी और मजबूत उपस्थिति जरूरी हो गई थी। सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय इसी सामरिक आवश्यकता का परिणाम था। इंदिरा की रणनीति। इंदिरा गांधी ने न केवल इतिहास बदला बल्कि उन्होंने भूगोल भी बदल के रख दिया और 1971 में अमेरिकी 7वें बेड़े की धमकियों को नजरअंदाज कर उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को जन्म दिया। लेकिन सिक्किम की चुनौती बाकी थी। सिक्किम 1947 में भारत का हिस्सा नहीं बना था। कहने का मतलब, जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय सिक्किम भारत का अंग नहीं था। यह एक संरक्षित रियासत थी जहां भारत ने उनकी रक्षा और विदेश नीति का जिम्मा लिया था। लेकिन आंतरिक मामले चोंगियाल, यानी कि वहां का जो राजा था चोंगियाल, आंतरिक मामले को वही देखता था। भारत सिर्फ रक्षा और विदेश नीति का जिम्मा सिक्किम का संभाले हुए था। अमेरिकी कोन और होपकुक का विवाद। सिक्किम के अंतिम चोंगिया, यानी वहां का राजा पाल्डेन थोंडू नामग्याल और उसकी अमेरिकी पत्नी होपकुक इस कहानी में महत्वपूर्ण किरदार थे। होपकुक, जो 1963 में चोंग्याल से शादी करने के बाद सिक्किम की रानी बनी, पर कई लोगों ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट होने का आरोप उस पर लगाया। होपकुक पर यह सिक्किम की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करती थी और चोंग्याल को इसके लिए उकसाती थी। होपकुक ने सिक्किम के महल की कई बहुमूल्य कलाकृति और पेंटिंग अमेरिका भेज दी थी। यानी वहां के राजा की पत्नी होपकुक अमेरिकी महिला को खुफिया एजेंसी बताया जाता था और कई कलाकृति और पेंटिंग अमेरिका भेज दी थी। वह राजनीतिक रूप से सक्रिय थी, विदेश मेहमानों से मिलती थी और सिक्किम की आज़ादी पर लेख लिखती थी। इन गतिविधियों ने भारत में संदेह पैदा किया और इंदिरा गांधी ने इसे एक रणनीतिक खतरे के रूप में देखा। सिक्किम का प्राचीन इतिहास। सिक्किम का प्राचीन इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। 17वीं शताब्दी से, जब 1642 में फुट शोंग नामग्याल को लेप्चा समुदाय ने पहला चोंग्याल बनाया 1642 को। उस समय भारत में अकबर का शासन था, अपने चरम पर अकबर का शासन था। सिक्किम एक स्वतंत्र बौद्ध रियासत थी जिसमें तिब्बत, भूटान और नेपाल के साथ गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध थे। नामग्याल राजवंश ने 333 वर्षों तक, यानी 1975 तक शासन किया, लेकिन 19वीं शताब्दी में सिक्किम का भाग बदलने लगा। ब्रिटिश शासक और एंग्लो नेपाल युद्ध। 18वीं शताब्दी में नेपाल का गोरखा साम्राज्य तेजी से
विस्तार कर रहा था और उसने सिक्किम के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की और 1814 और 1816 के अंग्ला नेपाल युद्ध यानी गोरखा युद्ध ने इस स्थिति को बदल दिया। इस युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने नेपाल को हराया और सुगोली संधि के तहत जो है कुमायूं और गढ़वाल ब्रिटिश नियंत्रण में आए। कुमायूं और गढ़वाल जो वर्तमान में उत्तराखंड में है उस पर ब्रिटिश का नियंत्रण हुआ। तराई का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश को मिला। हालांकि इनके बाद कई कुछ हिस्से नेपाल को लौटाए गए। सिक्किम को नेपाल से मुक्त कर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में ब्रिटिश संरक्षण में लाया गया, यानी सिक्किम को ब्रिटिश संरक्षण में लाया गया मुक्त करा के। और 1817 में सुगोली संधि और 1861 में तुमलोंग संधि ने सिक्किम को तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर राज बनाया गया, यानी सिक्किम को तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर राज बनाया गया। सिक्किम की स्वायत्तता बनी रही लेकिन चोंग्याल का शासन ब्रिटिश प्रभाव के अधीन था। स्वतंत्रता के समय सिक्किम 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय सैकड़ों रियासतें भारत में शामिल हुई, लेकिन सिक्किम एक संरक्षित रियासत बना रहा और 1950 की भारत सिक्किम संधि ने इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया। 1950 के भारत सिक्किम संधि ने भारत ने सिक्किम की रक्षा और विदेश नीति का जिम्मा लिया। कब? 1950 के भारत सिक्किम संधि के बाद भारत ने रक्षा और विदेश नीति का जिम्मा सिक्किम का लिया, जबकि आंतरिक मामले चोंग्याल के पास थे। सिक्किम की विधानसभा में कुछ निर्वाचित कुछ मनोनीत सदस्य होते थे। भारत ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विशेष अधिकार हासिल किए और सिक्किम के लोग भारतीय पासपोर्ट के साथ विदेश यात्रा कर सकते थे। सिक्किम का विलय 1970 के दशक में सिक्किम में अशांति बढ़ गई थी। चोंग्याल, पोंडेन, थोडू नांगब्याल के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन जोर पकड़ रहा था और 1973 में हजारों प्रदर्शनकारियों ने शाही महल को घेर लिया। इंदिरा गांधी ने इस रणनीतिक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने सिक्किम में भारत की सैन्य उपस्थिति बढ़ाई, जिसमें चोंग्याल पर दबाव बढ़ा और 1974 में सिक्किम में चुनाव हुए, जिसमें काजी लेंडू दोरजी के नेतृत्व वाली सिक्किम कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसी वर्ष एक नया संविधान अपनाया गया, जिसमें चोंग्याल की भूमिका सिक्किम जीत हासिल उसी वर्ष एक नया संविधान अपना जिसमें चोंग्याल की भूमिका नाम मात्र की हो गई और 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 2/3 योग्य मतदाता ने भाग लिया और 59,637 वोट भारत में विलय और राजसी के खत्म करने के पक्ष में पड़े, जबकि 1,496 वोट उनके खिलाफ थे और 97% मामले में विलय का समर्थन किया। इस तरह से लोकसभा में संविधान के 26वें संशोधन विधेयक किया, जिससे संसद में पारित किया और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की स्वीकृति दी और 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां
राज्य बना दिया गया। इंदिरा गांधी की कूटनीति ने सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया बिना किसी बड़े सैन्य संघर्ष के। चीन का विरोध इस संदर्भ में था। चीन ने सिक्किम के विलय को शुरू से मान्य नहीं दिया, इसे अवैध कब्जा करार दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने चीनी की आपत्ति की परवाह नहीं की और चीन ने 2003 में सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना और बदले में चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा स्वीकार किया और 2006 में नाथुला दर्रा जो है व्यापार के लिए खोला गया, इस समझौते का प्रतीक है और नाथुला दर्रा से भारत चीन व्यापार होने लगा। इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता रणनीति ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया, जिससे भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत किया गया। यह कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि इस क्षेत्र में चीन की बढ़त कितना नुकसान पहुंचा सकती थी। डोकलाम विवाद इसका उदाहरण है, ने इसे फिर से रेखांकित किया, जिसके बाद चीन ने भारत में सिक्किम के विलय को दी गई अपनी मान्यता पर पुनर्विचार की धमकी दी। सिक्किम न केवल भारत की सबसे खूबसूरत जगह में एक है, बल्कि हिमालय में भारत की चौकसी की सबसे मजबूत चौकी भी है सिक्किम। इस तरह से इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता और सूझबूझ के कारण जो है बिना युद्ध किए सिक्किम का भारत में विलय संभव हुआ। भारत को ऐसे दूरदर्शी और जो है शासक की जरूरत है जो भारत के सामरिक हित को देखकर भारत के दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र को भारत में विलय करे और भारत को सुरक्षित करे। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।